नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दुखद अध्याय पर बात करने जा रहे हैं, भोपाल गैस त्रासदी। इसे अक्सर दुनिया का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक औद्योगिक हादसा कहा जाता है। एक ऐसी रात जिसने हजारों जानें ले लीं और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में। वो शहर उस रात सोया तो, लेकिन जब जागा तो एक भयानक चीख और मौत के साए में। हमारे पास इस त्रासदी से जुड़े हुए काफ़ी दस्तावेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, और आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके ज़रिए हम समझें कि असल में हुआ क्या था, किन वजहों से ये सब हुआ, और आज भी करीब 4 दशक बाद भी इसका असर क्यों महसूस होता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, दिसंबर की एक आम सर्द रात, लोग अपने घरों में हैं, सो रहे हैं, और अचानक हवा जहरीली हो जाती है, मौत बनकर बरसने लगती है। किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये भोपाल की हकीकत थी उस रात। ये सब शुरू हुआ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, मतलब यूसीआईएल की कीटनाशक प्लांट से। ये अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यूसीसी की ही एक भारतीय इकाई थी। भोपाल के बाहरी इलाके में था ये प्लांट। हाँ, कई सालों से चल रहा था वहां, और यहाँ बनता था 7 नाम का एक कीटनाशक, काफी इस्तेमाल होता था उस समय। जी, सिविन, जिसका रासायनिक नाम कार्बारिल है, और इसी को बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही बेहद खतरनाक रसायन इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। हाँ। ये रसायन इतना अस्थिर और जहरीला है कि इसे बहुत सावधानी से रखना पड़ता है, कम तापमान पर, कम मात्रा में। अच्छा। जरा सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। अगर सही तरीके से ना संभाला जाए तो ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। और अफसोस की बात है कि 2 दिसंबर 1984 की रात वही हुआ जिसका डर था। प्लांट का एक स्टोरेज टैंक था, टैंक नंबर 610। उसमें करीब 42 टन MIC गैस भरी हुई थी। जी। और किसी तरह उसमें काफी मात्रा में पानी चला गया। हाँ, पानी। ये पानी कैसे गया, इस पर अलग अलग बातें हैं, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि शायद पाइपलाइन की सफाई वगैरह के दौरान ये टैंक में पहुंच गया। तो MIC और पानी मिल गए। पानी का संपर्क हुआ, एक जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसे कहते हैं। इससे टैंक के अंदर का तापमान और दबाव दोनों बेतहाशा बढ़ने लगे। कितना बढ़ गया होगा अंदाजन? तापमान शायद 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, और दबाव सामान्य से कई गुना ज्यादा, शायद 40 गुना तक। टैंक बस फटने ही वाला था एक तरह से। लेकिन प्लांट में सुरक्षा के इंतजाम तो होंगे ना ऐसी इमरजेंसी के लिए? हाँ, कागजों पर तो थे, कई सुरक्षा प्रणालियां थीं, लेकिन उस रात एक एक करके सब फेल हो गईं। सब कैसे? पहला तो था रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसका काम था कि MIC को ठंडा रखना ताकि ऐसी प्रतिक्रिया ना हो। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि खर्चा बचाने के लिए उसे कई महीने पहले ही बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया था? मतलब जानबूझकर? ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। फिर दूसरा था वेंट गैस स्क्रबर। इसका काम था कि अगर गैस लीक हो तो उसे निष्क्रिय करना। अच्छा। वो या तो उस वक्त चालू नहीं था, या फिर गैस का दबाव इतना ज्यादा था कि वो उसे संभाल ही नहीं पाया। और तीसरा था फ्लेयर टावर, जो लीक होती गैस को जलाकर कम खतरनाक बना सकता था। वो भी काम नहीं आया? वो भी कथित तौर पर या तो मरम्मत के लिए बंद था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारी सुरक्षा प्रणालियां एक साथ फेल हो गई। जी हाँ। ये सिर्फ तकनीकी खराबी तो नहीं लगती, ये तो गंभीर लापरवाही लगती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा संस्कृति की कमी की तरफ इशारा करता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी है कि वहां के कर्मचारियों को MIC के खतरों या इमरजेंसी प्रक्रियाओं की पूरी ट्रेनिंग नहीं थी। मैनुअल अंग्रेजी में थे जो शायद सब समझ भी नहीं पाते थे। ओह। तो नतीजा ये हुआ कि इन सारी विफलताओं के कारण आधी रात के बाद लगभग 12:40 पर टैंक का सेफ्टी वाल्व खुल गया। दबाव बहुत ज्यादा हो चुका था और गैस बाहर निकलने लगी। हाँ, अगले करीब 1.5-2 घंटे तक अनुमान है कि 40 टन से ज्यादा जहरीली MIC गैस और दूसरे रसायन सीधे हवा में फैल गए। और हवा का रुख शहर की तरफ था, गनी आबादी वाले पुराने भोपाल की तरफ। हे भगवान! तो वो जहरीली गैस, हाँ, ये गैस हवा से भारी थी, तो ये जमीन के पास एक घने कोहरे की तरफ फैली और धीरे धीरे पास की बस्तियों में घुस गई। JP नगर, छोला, काजी कैंप।
लोग सो रहे थे अपने घरों में। जी, लोगों की नींद खुली, तेज खांसी से, दम घुटने से, आंखों में भयानक जलन से, सीने में दर्द। उन्हें लगा होगा जैसे किसी ने मिर्ची झोंक दी हो हवा में। हाँ, कुछ ऐसा ही। दहशत फैल गई, लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बच्चों को उठाया, जो कपड़ा मिला पहना और भागे अंधेरी सड़कों पर। लेकिन भागकर जाते कहाँ? जहर तो हर तरफ था, हवा में घुला हुआ। बहुत से लोग तो भागते भागते सड़कों पर ही गिर पड़े, गलियों में, दरवाजों पर। वहीं उनकी मौत हो गई। हाँ, मंजर बहुत भयानक था। शहर के अस्पताल भर गए लाशों से, तड़पते हुए लोगों से। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जहर है, इलाज क्या करें। सुबह होते होते तो सुबह तक भोपाल की सड़कें लाशों से पटी हुई थीं। सरकारी आंकड़ों ने शुरू में कहा कि लगभग 3000 लोग मारे गए थे। सिर्फ 3000? ये तो कम लगता है। हाँ, ये आंकड़ा शायद असलियत से बहुत कम था। मौतें ज्यादातर फेफड़ों में पानी भरने से, दम घुटने से या अंदरूनी अंगों के जल जाने से हुईं। दुनिया ने शायद पहली बार देखा था कि एक फैक्ट्री से निकली गैस कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी तबाही मचा सकती है। और ये मरने वालों की संख्या का मामला, ये तो आज तक विवादित है। आपने कहा सरकारी आंकड़ा शुरू में 3000 था, जी, जिसे बाद में उन्होंने करीब 3800 किया। लेकिन जो स्वतंत्र संगठन है, मानवाधिकार समूह है, वो क्या कहते हैं? वो मानते हैं कि पहले कुछ दिनों में ही 8000 से 10,000 लोग मारे गए थे। 8 से 10,000। जी, और अगर उन लोगों को भी गिने जो गैस के असर से सालों बाद बीमारियों से मर गए, तो ये आंकड़ा 15,000 से 25,000 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। 25,000 तक? बाप रे! ये फर्क ही दिखाता है कि त्रासदी कितनी बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली थी। मरने वालों के अलावा हमें उन लाखों लोगों को भी याद रखना होगा जो इस जहर के संपर्क में आए। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए। 5 लाख? हाँ, और उनमें से कई को तुरंत गंभीर दिक्कतें हुई। आंखों में इतनी जलन कि कई लोग अंधे हो गए, या तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। सांस लेने में भयानक तकलीफ, फेफड़ों को स्थायी नुकसान, पेट में जलन, उल्टियां, मांसपेशियों में ऐंठन, बहुत कुछ। और ये तो बस शुरुआत थी। जो बच गए उनकी जिंदगी भी आसान नहीं रही। हाँ, उन्हें लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं ने घेर लिया, जैसे फेफड़ों की बीमारियां, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा। जी, एम्फाइसीमा। आंखों की दिक्कतें बनी रहीं, मोतियाबिंद के केस बढ़ गए, पेट की समस्याएं, नर्वस सिस्टम पर असर, जोड़ों का दर्द, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, ये सब गैस का ही असर था। और मानसिक स्वास्थ्य पर भी तो असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर। डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी। लोग सालों तक इससे जूझते रहे। और जो बात शायद सबसे ज्यादा दुखद है, हाँ, वो है इसका असर अगली पीढ़ियों पर। इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट जिसे कहते हैं। मतलब जो लोग गैस के संपर्क में आए थे, उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखी गईं। शारीरिक और मानसिक विकास में देरी हुई। कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी ज्यादा पाया गया। यानी एमआईसी ने सिर्फ उस पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। बिल्कुल। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवारों के कमाने वाले चले गए, वो गरीबी में धकेल दिए गए। और पर्यावरण, उसका क्या हुआ? प्लांट तो बंद हो गया। प्लांट बंद हो गया, लेकिन यूनियन कार्बाइड पीछे छोड़ गया भारी मात्रा में जहरीला कचरा। सालों तक वो वहीं पड़ा रहा, जमीन में रिसता रहा। आज भी 4 दशक बाद? हाँ, आज भी उस प्लांट के आसपास की मिट्टी, वहां का भूजल खतरनाक रसायनों से, भारी धातुओं से, कीटनाशकों से बुरी तरह प्रदूषित है। तो वहां जो लोग रहते हैं, उनके लिए लगातार एक गजुनठाइस रिजिको है, स्वास्थ्य का खतरा। वो वही दूषित पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। और इस साइट की सफाई का काम बहुत धीमा चला है, और इस पर भी झगड़ा है कि ये सफाई कौन करेगा, खर्चा कौन देगा। यूनियन कार्बाइड, जो अब डॉ केमिकल्स का हिस्सा है, या भारत सरकार। ये हमें लाता है जवाबदेही के सवाल पर। इतनी बड़ी तबाही, जिम्मेदार कौन? कानूनी लड़ाई शुरू हुई 1989 में। काफी खींचतान के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यानी यूसीसी और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। समझौता किस बात का? इस समझौते में यूसीसी ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए मुआवजे के तौर पर, त्रासदी से जुड़े सभी नागरिक दावों के निपटारे के लिए। 470 मिलियन डॉलर सुनने में तो बड़ी रकम लगती है। हाँ, लेकिन जब इसे लाखों पीड़ितों में बांटा गया तो हर एक के हिस्से में बहुत कम पैसा आया। कई मामलों में तो इलाज या गुजारे के लिए भी नाकाफी। तो लोगों ने इसे माना नहीं होगा। पीड़ितों के समूहों ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे धोखा कहा। इसकी बहुत आलोचना हुई। कहा गया कि ये रकम त्रासदी के माशताब के हिसाब से कुछ भी नहीं थी, ऊंट के मुंह में जीरा। और जो कंपनी के बड़े अधिकारी थे, उनका क्या हुआ? वॉरेन एंडरसन, जो उस समय चेयरमैन थे यूसीसी के। हाँ, वॉरेन एंडरसन। वो हादसे के कुछ दिन बाद भोपाल आए थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। फिर? लेकिन कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई और वो फौरन एक सरकारी विमान से दिल्ली और फिर अमेरिका चले गए। वापस कभी नहीं आए। मतलब उन्हें कभी सजा नहीं हुई? भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें भी की कई बार,
लेकिन अमेरिका ने उन्हें कभी नहीं सौंपा। और वो भोपाल की एक अदालत ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के 7 पूर्व भारतीय अधिकारियों को दोषी पाया, लापरवाही से मौत का दोषी। सजा क्या मिली? 2 साल की कैद और करीब $2000 का जुर्माना। ये लोग तब तक काफी बूढ़े हो चुके थे। 2 साल की कैद, इतनी बड़ी त्रासदी के लिए? जी, और ये सजा भी तुरंत जमानत पर निलंबित कर दी गई। इसे भी कई लोगों ने बहुत अपर्याप्त माना, अन्यायपूर्ण। इसने एक तरह से ये दिखाया कि इतने बड़े हादसे के लिए भी असली सजा मिलना कितना मुश्किल है, खासकर जब शक्तिशाली लोग शामिल हों। बिल्कुल, यूसीसी पर भी आपराधिक लापरवाही के आरोप थे, पर वो मामला भी उलझा ही रहा। तो भोपाल गैस त्रासदी ने वाकई दुनिया को हिला दिया जी और बहुत कड़वे सबक सिखाए। जी, इसने दिखाया कि कैसे बड़ी कंपनियां विकासशील देशों में सुरक्षा मानकों पर ढील दे सकती हैं, कैसे लागत बचाने के लिए इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाया जा सकता है, और कैसे सरकारी निगरानी भी फेल हो सकती है। हाँ, लेकिन इसके बाद भारत में पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा कानून मजबूत हुए। ये सीधा नतीजा था। जैसे सबसे जरूरी था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का आना। इससे सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज्यादा अधिकार मिले। अच्छा, इसके अलावा खतरनाक कचरे के प्रबंधन के नियम बने, रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए नियम बने, और दुनिया भर में भी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पर बहस तेज हुई। खतरनाक उद्योगों को कैसे चलाया जाए, इस पर नए सिरे से सोचा गया। कई देशों ने अपने नियम कड़े किए। और इस हादसे की याद में 3 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। जी, ये हमें याद दिलाता है प्रदूषण के खतरों के बारे में और उसे रोकने की जरूरत के बारे में। तो कुल मिलाके भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय लापरवाही, कॉरपोरेट लालच और सरकारी तंत्र की विफलता का एक भयानक मिश्रण थी, और इसके नतीजे आज भी भुगते जा रहे हैं। हाँ, ये एक चेतावनी है, एक स्थायी चेतावनी कि विकास की दौड़ में अगर सुरक्षा और मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया गया तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इसने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम औद्योगिक जोखिमों को, पर्यावरण की सुरक्षा को और कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल, भोपाल सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है, ये आज के लिए और आने वाले कल के लिए एक लगातार सबक है, खासकर जब हम नई नई टेक्नोलॉजी और उद्योग अपना रहे हैं। हमें ये पक्का करना होगा कि विकास की कीमत इंसान और पर्यावरण न चुकाएं। सही बात है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब दशकों बाद भी भोपाल के लोग स्वास्थ्य समस्याओं से, जहरीले पर्यावरण से जूझ रहे हैं, तो कानूनी समझौतों और छोटी-मोटी सजाओं से आगे बढ़कर ऐसी ऐतिहासिक त्रासदियों के लिए असली, नैतिक और स्थायी जवाबदेही क्या होती है? उन पीढ़ियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी गई?